हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम आईटीसी के टॉपिक एरेज को फोकस करेंगे। जब हम एरेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन डायमेंशनल एरेज की। वन डायमेंशनल का मतलब है कि सिंपलेस्ट जो एरेज हैं हम उनकी बात करेंगे, वन डायमेंशनल या लीनियर एरेज। और सवाल हमारा यहाँ से शुरू होगा कि हमें एरेज की ज़रूरत क्यों पेश आई। वाई डू वी नीड एरेज? सबसे पहला सवाल तो यही है। अच्छा भला हमारे पास लूप भी थे, इफ एल्स भी थे, और भी बहुत सारे हमारे पास सारे काम अभी तक चल रहे थे प्रोग्रामिंग के, तो हमें एरे की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसके बाद हम एरे की डिक्लेरेशन देखेंगे। फिर एरे में जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरेज हम किस किस तरह बना सकते हैं वन डी एरे के अंदर। फिर किस तरह हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, विद एन एग्जाम्पल। ये हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल हमारा ये है कि हमें एरे की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हम ये एक कोड देखें, ये कोड क्या कर रहा है कि आपके 3 स्टूडेंट से स्कोर्स इनपुट ले रहा है, टेस्ट स्कोर्स, उनकी एवरेज निकाल रहा है, और फिर वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर उस एवरेज से कम है उनको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आउटपुट द एवरेज टेस्ट स्कोर एंड ऑल द टेस्ट स्कोर्स दैट आर लेस देन द एवरेज टेस्ट स्कोर। फाइन। तो ये वो प्रोग्राम है जो कि हमें समझ में भी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो इसमें फ्लोट वेरिएबल लिए हुए हैं 3 ABC, जिसके अंदर हमने यूज़र से इनपुट लिया। यूज़र से इनपुट लेने के बाद ABC में हमने यूज़र से इनपुट लिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि उसकी हमने यहाँ पे एवरेज निकाली और उसको हमने परसेंटेज निकाली। यहाँ पे हमने पूरी मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दिया, तो ये हमारी परसेंटेज निकल आई। उसके बाद हमने इफ़ की स्टेटमेंट लगाई कि अगर ए की वैल्यू परसेंटेज से छोटी है या परसेंटेज के बराबर है तो प्रिंट हो जाए। सिमिलरली बी की और सिमिलरली सी की, यानी कि आपके जो तीनों इनपुट्स आपने लिए थे उनको कंपेयर किया जाएगा मल्टीपल इफ्स के ज़रिए कि आप जो है वो जो वैल्यू जो इनपुट हुई है वो एवरेज के बराबर या उससे छोटी है तो प्रिंट हो जाए। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। यूज़र से हमने इनपुट लिया, फॉर एग्जांपल 23, 54 एंड 66, तो एवरेज आपकी बनेगी 47.667। तो 47 से छोटी जो वैल्यू है वो सिर्फ 23 है, तो उसने सिर्फ 23 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये तो वो ऐसा प्रोग्राम है जो अब तक हमारी जो नॉलेज है बिल्डअप हुई है वो हमें समझ में आती है कि क्या कर रहा है। बट व्हाट अबाउट अगर हमें 100 स्टूडेंट्स का इनपुट लेना होता। अगर हमें 100 स्टूडेंट्स का इनपुट लेना होता तो यही लाइंस जो कि इस वक्त यही कोड जो 22 लाइंस के अंदर आया है वो बहुत बड़ा हो जाता। किस तरह? मैं 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, 3 इनपुट के लिए 3 वेरिएबल, 100 इनपुट के लिए 100 वेरिएबल। अच्छा, 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, उसके अलावा 100 सी इन करने पड़ते, 100 सी आउट करने पड़ते, और 100 इफ़ लगाने पड़ते, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर हम हर वेरिएबल के लिए एक सी इन, एक सी आउट और एक इफ़ लगाएं तो 100 के लिए 300 लाइन ऑफ कोड तो आपका वैसे ही ये बढ़ जाता, ठीक है। तो फिर ऑफ कोर्स ये एफिशिएंट तो नहीं हुआ। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए ये काम कोई एफिशिएंट काम तो नहीं है। तो फिर वहाँ पे हमारे पास एरेज काम में आते हैं। एरेज काम में आते हैं किस तरह के? कंपैरेटिवली स्पीकिंग, वेरिएबल जो हैं वो कहलाते हैं सिंपल डाटा टाइप, जो सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स एक सिंपल डाटा टाइप है जो एक वैल्यू स्टोर करते हैं। और कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप। स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप, तो जो स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप है वो एरे है। एरे की डेफिनेशन अगर हम देखें, बाय द बुक डेफिनेशन अगर हम देखें तो एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि आपने साइज पता होना चाहिए उसका, फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑफ द सेम डाटा टाइप, उनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, इन कंटिग्यूअस, एडजेसेंट या कंटिन्यूस कह लें जो आपको सूटेबल लगे, मेमोरी स्पेस, यानी कि आपको साइज पता हो, सारे की सबकी डाटा टाइप सेम हो, तमाम एलिमेंट्स की डाटा टाइप सेम हो, और कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में होंगे। ये एरे की एक डेफिनेशन है। वन डायमेंशनल एरे के जो कंपोनेंट्स है वो एक लिस्ट फॉर्म में अरेंज किए जा सकते हैं क्योंकि लीनियर एरे है ये। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसकी ये है, अभी जो हमने कोड पहले देखा था जिसमें 3
स्टूडेंट से हमने इनपुट लिया और 3 स्टूडेंट के इनपुट को हमने जो है वो परसेंटेज निकाल के परसेंटेज से छोटे वाले जो नंबर्स थे उनको प्रिंट कर दिया था। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि हम 10 स्टूडेंट्स का इनपुट लेंगे और 10 स्टूडेंट का इनपुट लेने के बाद उसकी परसेंटेज निकालेंगे और फिर उससे जो कम उसी एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज से कम स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रिंट भी कर देंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने ये क्या किया है, ये हमारा एरे नोटेशन आई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमने एरे का नाम ए, एरे के साइज 10 और एरे की डेटा टाइप फ्लोट। ठीक है, फिलहाल हमने ये चेंज किया है इसमें। उसके अलावा यहाँ पे देखें सी इन का तरीका यही एरे आया है, फिर सम प्लस इज इक्वल टू यही एरे आया है और इसी तरह इफ़ के अंदर भी लगा हुआ है और सी आउट के अंदर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है और इसमें हमने लूप भी लगाया हुआ है इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए हमने लूप लगाया हुआ है। तो अगर इसका हम सैम्पल आउटपुट देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये हमने 10 इनपुट्स लिए। ठीक है, और इन 10 इनपुट्स की हमारे पास ये एवरेज आई और उस एवरेज से छोटे जो 4 इनपुट्स थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो हमें यहाँ पे चीज़ गौर करने वाली क्या है, इस यहाँ पे चीज़ गौर करने वाली ये है कि कोड तो हमारा उतना ही है। अभी तो मैंने कहा था कि अगर हमें जो है वो 100 इनपुट लेने होते तो हमारा 300 लाइन का कोड हो जाता, लेकिन वो तो वेरिएबल्स के लिए कहा था। एरे हमारा काम इस तरह आसान करते हैं कि यहाँ पे आप देखें हमने एरे वेरिएबल इस्तेमाल किए और 10 इनपुट ले लिए, 10 आउटपुट कर लिए और कोड का साइज़ वही 20 लाइन ऑफ कोड। तो फिर अगर 10 से ज़्यादा होगा तो लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा क्या हमारा? बिल्कुल भी नहीं। यही तो एरे की खुसूसियत है, यही तो एरे की खूबसूरती है कि एरे हमें ये अलाउ करता है कि हम इसी लाइन ऑफ कोड के अंदर सिर्फ वैल्यू वेरी करें। वैल्यू का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा जो है ना पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन टाइम चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें ये जो 10 लिखे हुए हैं हमारे पास 10 10 10 और 10, ये 4 जगह पे 10 लिखने का मतलब है कि आपका जो ये प्रोग्राम है वो 10 एलिमेंट इनपुट लेगा और उसके ऊपर एवरेज निकाल के उसको 10 एलिमेंट एवरेज निकाल के उसको आउटपुट कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं 50 एलिमेंट्स इनपुट करूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ये 4 जगहों पे जहाँ पे 10 लिखा हुआ है इधर मुझे 50 से रिप्लेस कर दूंगा। अब यही प्रोग्राम बगैर किसी एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड के यही प्रोग्राम 50 दफ़ा इनपुट लेगा, उसकी एवरेज निकालेगा और उस एवरेज से छोटे जो नंबर्स होंगे वो प्रिंट कर देगा। अगर मुझे 100 इनपुट लेने हुए तो यही प्रोग्राम इस 10 की जगह पे इन चारों जगहों पे मैं 100 लिख दूंगा। इन चारों जगहों पे मैंने 100 लिख दिया, अब यही प्रोग्राम 100 इनपुट लेगा। इन चारों जगहों पे मैंने 1000 लिख दिया, तो अब यही प्रोग्राम 1000 इनपुट लेगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारा जो एरे है वो हमें ये फीचर देता है कि कोड हमारा जो है ना वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। कम कोड के अंदर आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमने एक और चीज़ नोट की कि हम इसमें अब लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुट लेने के लिए, जो कि हम पहले नहीं कर सकते थे। हम पहले इनपुट लेने के लिए हमें जो है वो वेरिएबल्स देने पड़ते थे। तो यहाँ पे एरे की वजह से एरे के इस्तेमाल से हमें जो है वो लूप भी इस्तेमाल हो गया और हमने जो है वो ऑप्टिमल या एफिशिएंट अपना कोडिंग कर ली। तो इसलिए हमें एरे की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन की, और डिक्लेरेशन से पहले हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं अपनी एरे की डेफिनेशन को। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ओके फाइन। अब यहाँ पे हम डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कंपैरिजन बिटवीन एरेज एंड वेरिएबल्स। दिस लाइन वी आर वेरी फेमिलियर विद राइट नाउ। हमें पता है कि ये क्या है, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। A B C D E F G H I J, ये सारे आपके इंटीजर डेटा टाइप के हैं। इंटीजर डेटा टाइप के हैं मतलब 4 बाइट्स के हैं। तो अगर हम मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेमोरी में हमारे पास ये हमारी अगर मेमोरी स्पेस है तो रैंडम लोकेशंस के ऊपर 4 बाइट्स जो हैं वो आपके स्टोर हो जाएंगे। ये
हर वेरिएबल के 4-4 बाइट्स रैंडम लोकेशंस के ऊपर स्टोर हो जाएंगे। इस तरह आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, वी ऑल नो दैट। सो व्हाट अबाउट एरे? जब हमने एरे को डिक्लेयर किया तो एरे की डिक्लेरेशन में हमने डाटा टाइप दी, यहाँ पे एरे का नाम दिया और एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी सिमुलेशन देखें तो ये क्या होगा, 4 बाइट्स के कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो है ये स्टोर कर जाएगा। ये कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है ये सारी की सारी। ठीक है, इसमें नेम ऑफ द एरे है सी, ये रहा सी। ऑफ कोर्स वैल्यूज़ आर इनसाइड, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं इस जगह पे, इस जगह पे, तो इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यूज़ आपकी स्टोर होंगी। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस, C0, C1, C2, C3, ये आपके पास इंडेक्स है। ये क्या है, ये आपके पास इंडेक्स है। अब जब कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर है और इन सब का नाम C है, इन सब का नाम C है, तो कुछ ना कुछ तो डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए ना, कि जब मुझे एक्सेसिंग करनी होगी कि मुझे कौन से वाले कंपोनेंट को एक्सेस करना है, तो वो जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये इंडेक्स कहलाती है, पोजीशन नंबर या इंडेक्स, एरे इंडेक्स। तो C0 ये है, C1 ये रहा, C2 ये रहा, C3 ये रहा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके जो है ना वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के आप समझ के एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स चाहिए होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, एरे की डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले डाटा टाइप डिक्लेयर किया हमने, फिर हमने एरे का नेम दिया। एरे का नेम कुछ भी हो सकता है एरे के अलावा, क्योंकि एरे अपने आप में एक कीवर्ड है C++ का। आप ARR लिखना चाहते हैं ARR लिख लें, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट ARRAY इज़ अ कीवर्ड इन C++, तो आप उसको अवॉइड करें नेम के देने के लिए। ठीक है, फिर आपके पास आता है एरे का साइज़, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एरे का साइज़ के 12 एलिमेंट्स होंगे और 12 कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स रिजर्व्ड होंगे। अब इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, वंस अगेन लेट अस रिवाइज, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, ओके, ये हमने इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर हमने एक ये बोला है कि हमारे पास एक 12 एलिमेंट्स का एरे हो जिसकी डाटा टाइप इंट हो और उसका नाम C हो, और फिर हमने वैल्यूज़ भी साथ में इनिशियलाइज करा दी सारी 12 वैल्यूज़ की, तो अब आपका जो एरे है वो किस तरह मेमोरी में सेव होगा, इस तरह। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा जो इंडेक्स है, पोजीशन नंबर या इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नेम ऑफ द एरे इज C, और वैल्यूज़ उसी सीक्वेंस में आएंगी जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे दी हैं। फर्स्ट वैल्यू -45 है, ये फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड वैल्यू 6 है, ये सेकंड वैल्यू 6। थर्ड वैल्यू 0, थर्ड वैल्यू 0, एंड सो ऑन, जिस सीक्वेंस में आपने लिखा हुआ है। तो एरे की इनिशियलाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हम एक तो यूज़र से इनपुट लेते हैं ना, वो तो हम आगे जाके एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन अगर हमें खुद से इनिशियलाइज करना हुआ तो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आप जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट्स पे वैल्यू दे के बीच में कॉमा लगा देते हैं। कॉमे का मतलब जो है वो सेपरेट हो जाता है दो एलिमेंट्स के बीच में, कि ये फर्स्ट एलिमेंट 45 कॉमा, सेकंड एलिमेंट 6 कॉमा, थर्ड एलिमेंट 0, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एरे की रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूडनली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम पेज पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाज़ औक़ात हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता कि उसको जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करें, तो हम इसको स्पेस सेव करने के लिए एरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये C0, C1, C2, C3 बार बार लिखने की बजाय जब एक दफ़ा बता दिया हमने कि भी एरे का नाम C है, तो हम 0 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं, तो इट्स द सेम थिंग। तो एरे की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, और एरे के इंडेक्सेस हम सिर्फ 0 1 2 3 4 करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि एरे का नाम तो हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं। ठीक है, सो एरे टाइप्स, अगर हम बात करें डाटा टाइप की, तो हमने जितने डाटा टाइप पढ़े उनके एरेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर A12, ये आपका डाटा टाइप है इंटीजर, एरे का नाम है A, और एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 12। ठीक है, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि इंटीजर के 12 वेरिएबल्स इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। ठीक हो गया, तो इंटीजर होता है 4 बाइट्स का, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो वी विल हैव 48 consecutive memory locations storing memory. ठीक है, 48. ये इस तरह करके ना ये पूरा सी ए हो जाएगा आपका, और इसमें ये 0 1 2 and so on, and each of them is what, 4 bytes each, because integer का है. Okay, so what about short integer? शॉर्ट इंटीजर जो है वो आपका होता है 2 बाइट्स का. शॉर्ट इंटीजर आपका होता है 2 बाइट्स का. तो एरे का नाम है b और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12. तो 12 इंटू 2, मेमोरी में 24 बाइट्स स्टोर होंगे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में. सिमिलरली कैरेक्टर C12, एरे का नाम है C, डेटा टाइप है कैरेक्टर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 12. तो ये आपके, क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, कैरेक्टर हमारा 1 बाइट लेता है, तो 1 इंटू 12 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस जो है वो आपकी सेव हो जाएंगी. बूल भी आपका 1 बाइट लेता है, तो और 12 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, नेम इज D, तो हमारे पास 12 बाइट्स मेमोरी में सेव हो जाएंगी. ठीक है ना, इस तरह. ये आपका हो जाएगा D, एंड सिमिलरली 0 1 2 एंड सो ऑन. ओके, what else? फ्लोट E12, फ्लोट हमारा 4 बाइट्स का, हमारा एरे का नाम, और 12 हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो 4 12 48 कंसेक्यूटिव बाइट्स मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी. व्हाट अबाउट डबल या डबल फ्लोट? तो डबल फ्लोट हमारा 8 बाइट्स का होता है. ठीक है, F एरे का नाम है, और 12 जो है वो आपके एलिमेंट्स हैं. तो 12 8 96. ठीक है, हमारे पास 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इसका नाम होगा F इसका नाम होगा, और इस तरह एलिमेंट्स होंगे 1 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हमारे पास डबल फ्लोट के जो है ना 96 बाइट्स हो गए. सिमिलरली अगर हम लॉन्ग डबल फ्लोट की बात करें, तो लॉन्ग डबल फ्लोट जो है आपका वो हम विजुअल स्टूडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि देर आर वेरिएशंस एज फार एज लॉन्ग डबल फ्लोट इज़ कंसर्न. कुछ कंपाइलर लॉन्ग डबल फ्लोट को 10 बाइट शो करेंगे, कुछ 12 बाइट शो करेंगे, लेकिन हम क्योंकि विजुअल स्टूडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो विजुअल स्टूडियो के अंदर लॉन्ग डबल भी जो है वो 8 बाइट का ही होगा, और वो 96 बाइट्स ही कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेगा. ठीक है, तो ये आपकी मल्टीपल एरे की टाइप्स हम इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं. तो अब हम एरे पे ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं? एरे पे हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दैट इंक्लूड ट्रवर्स का मतलब होता है कि एक एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकें, चाहे वो एक्सेसिंग आप प्रिंटिंग के लिए करें, चाहे वो एक्सेसिंग आप जो है वो उसके अपडेशन के लिए करें, ठीक है, या उसमें इनपुट लेने के लिए करें. तो ट्रवर्स मीन्स टू एक्सेस. तो ट्रवर्स कर सकते हैं हम एरे के एलिमेंट्स इंसर्शन कर सकते हैं. हमने देखा इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स वैल्यूज़ में हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यूज़ में हम वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं. एरे के इंडेक्स में जाके हम वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं. एरे के इंडेक्स में हम वैल्यू को एरे के अंदर सर्च कर सकते हैं. अब एक एलिमेंट है, 12 एलिमेंट्स हैं, हमें पता करना है कि जो एरे के 12 एलिमेंट्स हैं उनमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू मौजूद है कि नहीं है. तो आप क्या करोगे, आप उसको सर्च करोगे. तो इस सर्चिंग भी आप एरे के अंदर कर सकते हैं. और अपडेशन, जब आपको अगर कोई वैल्यू अपडेट करनी हो तो आप वो भी एरे के अंदर आराम से कर सकते हैं, जिस तरह आप वेरिएबल के अंदर कर सकते हैं. राइट, सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल.
इस एग्जांपल से हमें पता लगेगा कि हम किस तरह इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और हम थोड़ा एरे के और ज़्यादा जो है ना बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. सो इन द कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी नो दैट IOStream, namespace std, main, दिस इज़ ऑल स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे आते हैं लाइन नंबर 6 के ऊपर. जैसे ही लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा. लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो लेट्स मेक अ मेमोरी. ये हमारे पास मेमोरी है जिसको हम ड्राई रन कह देते हैं. ड्राई रन स्पेस है ये हमारी. तो जैसे ही लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि हमारे पास 12 बाइट्स मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के ऊपर. ठीक है, इसका नाम होगा ARR. ये ARR इसका नाम है. ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है. तो जैसे ही लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में आपके पास एरे के 12 बाइट्स स्टोर हो जाएंगे. उसके बाद आपने यूज़र को बोला एंटर मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हमारे पास सपोज ये हमारे पास जो है वो आउटपुट स्क्रीन है. ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन है. तो इसमें आएगा एंटर मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स. राइट. सपोज आपने फिर लाइन नंबर 8 में सबसे पहले इनपुट होगा. ये इनपुट किधर हो रहा है ARR 0 में, यानी कि एरे जिसका नाम है ARR उसके इंडेक्स नंबर 0 में. ठीक है, उसके इंडेक्स नंबर 0 में. तो यूज़र ने अगर 23 इनपुट किया 23, तो 23 कहाँ जाएगा. 23 यहाँ पे आके सेव हो जाएगा. फिर ARR 1 में दूसरा इनपुट लिया जाएगा. सपोज यूज़र ने दूसरा इनपुट दिया 32, तो 32 यहाँ पे आके ARR इंडेक्स 1 में सेव हो जाएगा 32. और यूज़र ने अगर तीसरा इनपुट दिया ARR 2 के लिए लेट्स से 53, तो यहाँ पे ARR 2 में 53 स्टोर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा. उसके बाद द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज ठीक है, ये आपके पास चलेगा. परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज. ठीक है, अब लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी. लाइन नंबर 12 में क्या हो रहा है ARR 0 की वैल्यू विच इज़ 23, ARR 1 की वैल्यू विच इज़ 32 एंड ARR 2 की वैल्यू विच इज़ 53. इन तीनों को जो है ना वो पहले सम करेगा. राइट, यानी कि आपका 53 प्लस 32 प्लस 23 इट विल गिव यू 108. तो 108 फिर उसको डिवाइडेड बाय 300 करेगा. ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देगा ताकि वो आपकी परसेंटेज बन जाए. और ये जब सब कुछ हो गया तो ये कहाँ पे सेव होगा. ये हमने एक और फ्लोट का वेरिएबल डिक्लेयर किया है परसेंटेज के नाम का. तो हमारी मेमोरी में एक 4 बाइट्स का वेरिएबल बन जाएगा परसेंटेज के नाम का, और उसके अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो सेव हो जाएगा. जो भी यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा आपका लाइन नंबर 12 में सेव हो जाएगा. उसके बाद आपने प्रिंट आउट कर देना यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू. और देन हम चेक करेंगे किस तरह ARR 0 लेस देन इक्वल टू परसेंटेज, यानी कि सिर्फ इस वाले पार्ट को चेक कर रहे हैं हम. ARR 0 को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि परसेंटेज से छोटी है या बराबर है, तो लिख दे लेस देन एवरेज ARR 0. फिर हम ARR 1 को चेक करेंगे. ARR 1 को चेक किया. फिर हम ARR 2 को चेक करेंगे. ARR 2 को चेक किया विद परसेंटेज एंड द प्रोग्राम फिनिशेस. तो इसके अगर हम सैम्पल आउटपुट देखें तो ये हमारे पास एक सैम्पल आउटपुट है. ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो यूज़र है उसने 3 इनपुट किए. 3 इनपुट कौन कौन से किए 65, 76 एंड 67.
जिसकी एवरेज आपकी निकली 69.3333%। तो 69.3333 से छोटी दो वैल्यूज़ इनपुट की थी यूज़र ने, दैट वाज 65 एंड 67, वो दोनों यहाँ पे प्रिंट कर दी गई। ये इस एग्जांपल को दिखाने का पर्पस ये है कि ये एग्जैक्टली वही एग्जांपल है जो कि हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में देखी थी, बट विद वेरिएबल्स। बट ओवर हेयर हमने वो वेरिएबल्स को रिप्लेस कर दिया एरेज के साथ, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। वाई? क्योंकि हम चाह रहे थे कि बिल्कुल रेप्लिकेट करें उस कोड को, तो इसलिए हमने एक एक एलिमेंट में इंडिविजुअली सी इन लिया है। यानी कि हमने सी इन ARR0 लिया, सी इन ARR1 लिया, सी इन ARR2 लिया, एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली इनपुट हमने किया है, जस्ट सो दैट हमारे पास सिमिलैरिटी हो जाए हमारे उस कोड के साथ जो इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने सबसे पहला कोड देखा था, जहाँ से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करते हुए ये रीजनिंग स्टार्ट की थी कि वाई डू वी नीड एरेज, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला कोड आपको कुछ बेहतर समझ में आया होगा, जिसमें हमें जो है ना वो एलिमेंट्स को, एरे के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस किया है, एरे के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस किया है। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। बिफोर मूविंग टू अनदर एग्जांपल, हमने एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमने क्या किया था, एरे की डिक्लेरेशन देखी थी। एरे की डिक्लेरेशन में हमने 3 लिखा हुआ है, एरे की डिक्लेरेशन में हमने 3 लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने इनिशियलाइज करके एक एक एलिमेंट को इनपुट करने की कोशिश की तो वहाँ पे 3 तो आया ही नहीं, वहाँ पे आया 0, वहाँ पे आया 1, वहाँ पे आया 2। क्यों? इस तरह क्यों है? इस तरह इसलिए है कि जब आप एरे की साइज डिक्लेरेशन 3 करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो आपका मेमोरी में 3 ब्लॉक्स रिजर्व कर देगा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। 3 ब्लॉक्स कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में रिजर्व कर देगा। लेकिन C++ के एरेज की ये प्रॉपर्टी है कि जो सबसे पहला एलिमेंट होगा, ये 3 एलिमेंट्स रिजर्व हुए, इसका नाम हुआ ARR, लेकिन जो पहला एलिमेंट है एरे का वो 0 से शुरू होता है। जो पहला एलिमेंट है एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो जब 0 से शुरू होगा तो 0 पहला एलिमेंट, 1 दूसरा एलिमेंट, इंडेक्स नंबर 1 दूसरा एलिमेंट और इंडेक्स नंबर 2 तीसरा एलिमेंट। C++ के अंदर एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, इसलिए जब आप एरे का साइज डिक्लेयर करते हैं तो वो जो साइज होता है उससे एक वैल्यू कम आपका लार्जेस्ट इंडेक्स वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमने एरे का साइज 3 डिक्लेयर किया और जो मैक्सिमम एरे की इंडेक्स वैल्यू आई वो 2 आई, ARR2, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा था, 0 1 2, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता लगा कि द मैक्सिमम एरे इंडेक्स इज ऑलवेज 1 less than the array size because array index starts at index 0। दोबारा रिपीट कर देते हैं, maximum array index is always 1 less than array size because array index starts at index 0। Let's look at another example। हम वही अपना ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि हमने 3 स्टूडेंट्स से इनपुट लेना है, 3 स्टूडेंट्स से इनपुट लेके उसकी एवरेज स्कोर निकालनी है और एवरेज स्कोर निकालने के बाद हमने जो है वो उसमें उन बच्चों के नंबर प्रिंट कर देने हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो एवरेज से कम है। अब ये हमने जो दूसरी एग्जांपल देखी थी हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि फ्लोट डिक्लेयर किया। हम अपना ड्राई रन एरिया बनाते हैं ताकि हम अपना ड्राई रन एरिया यहाँ पे आ गया ड्राई रन। तो जैसे ही लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि हमारे पास 3 फ्लोट के जो है ना वो फ्लोट ए के नाम के फ्लोट एरे जिसका नाम है ए और उसके 3 एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएंगे, 4 बाइट्स ईच, 0 1 एंड 2। ये आपके पास इसकी एक्सेसिंग के मैकेनिज्म हो गया। और उसके बाद सम इज इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास एक और फ्लोट वेरिएबल जिसका नाम है सम वो आपका रिजर्व हो जाएगा और उसकी वैल्यू भी हमने इनिशियलाइज करा दी है 0 से, ठीक है। वैल्यू भी हमने 0 से इनिशियलाइज करा दी। उसके बाद आउटपुट पे यूजर से हम बोलेंगे एंटर मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। आउटपुट पे हमने क्या बोला यूजर को, एंटर मार्क्स फॉर 3 स्टूडेंट्स। ये हमारी आउटपुट विंडो आ गई, एंटर मार्क्स फॉर 3 स्टूडेंट्स।
ठीक है। उसके बाद लूप लगेगा। हम यहाँ पे अगर अपना एक टेबल बना लें, आइट्रेशन टेबल बना लें, ठीक है, और लूप नंबर 1, लूप नंबर, ये लूप नंबर आ गया। उसके बाद हमारे पास है ए, और हम इसको कह देते हैं A0 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास क्या है वेरिएबल्स, एक मिनट, ये जगह क्लियर नहीं है, इसको ज़रा दोबारा से ड्रॉ करते हैं क्लियर स्पेस के अंदर, ताकि वी गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ पे कर लेते हैं। लूप नंबर, ठीक है, लूप नंबर हो गया। उसके बाद हमने कहा इसकी आई की वैल्यू ले सकते हैं, आई की वैल्यू, फिर ARR, सॉरी, A एंड 0, फिर A1, फिर A2 एंड सो ऑन। हम इसके अंदर सम की वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास जगह थोड़ी सी शॉर्ट है तो हम सम को नहीं इंसर्ट करते। तो लूप नंबर 1 जब चलेगा, लूप नंबर 1 जब आपका चलेगा, तो लूप नंबर 1 में जो है आपके पास क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, आई की वैल्यू 0 हुई। और उसके बाद आपने CIN किया, यानी कि ये वाली इनपुट कहाँ जा रही है, A0 में जा रही है। सपोज यूज़र ने इनपुट किया था 32, ठीक है, 32 यूज़र ने इनपुट किया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 32 में, ठीक है। उसके बाद सम प्लस इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो सम का वेरिएबल है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें 0 + 32, यहाँ पे हमारे पास हम एक सम के अंदर 32 आ जाएगा, और A0 के अंदर भी 32 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, i++ हो गया, यानी कि लूप नंबर 2 हुआ आपका, आई की वैल्यू 1 हो गई। और अब जब यूज़र ने इसमें इनपुट लिया, तो अब वो इनपुट फॉर एग्जांपल यूज़र ने 25 दिया था, 25 का मतलब है वो अब वो A1 में आएगा 25, यानी कि अब वो इधर आएगा 25। और सम आपका क्या बनेगा, सम प्लस इज इक्वल टू AI, यानी कि 32 + 25 विच इज़ इक्वल टू 57, ठीक है, 57 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आएगा आइट्रेशन नंबर 3 में, लूप नंबर 3 में आएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जब यूज़र ने सपोज इनपुट किया 10, यूज़र ने 10 इनपुट किया, अब वो A2 में जाएगा 10, ठीक है, A2 में जाएगा 10, और सम जो है वो आपका अब हो जाएगा 67 हो जाएगा आपका सम, ठीक हो गया। उसके बाद आइट्रेशन नंबर 4 में आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और लूप एग्जिट कर जाएगा, लूप एग्जिट कर जाएगा ये वाला, ठीक हो गया। देन द परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट होगी, सम डिवाइडेड बाय 3 हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 67 को 3 से हमने डिवाइड किया, और जो वैल्यू आई हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे निकाला परसेंटेज के नाम का, परसेंटेज, और उस परसेंटेज के वेरिएबल के अंदर आपके पास जो है वो 3 2 कितनी परसेंटेज बनी, हम इसकी एवरेज निकाल रहे हैं। खैर वेरिएबल का नाम हमने परसेंटेज रखा हुआ है, लेकिन निकाल हम उसकी एवरेज रहे हैं, तो एवरेज वुड बी समवेयर अराउंड 22 पॉइंट समथिंग, राइट। सो उसके बाद दोबारा क्या होगा, अब हम दोबारा फॉर लूप में जाएंगे, और अब दोबारा से हमारा एक और टेबल बनेगा। चाहे तो इसी टेबल पे हम दोबारा से लूप आउटर लूप नंबर 1 से दोबारा शुरू कर दें, ठीक है।
हम एक लाइन यहाँ पे छोड़ देते हैं और यहीं पे हम लूप नंबर 1 दोबारा शुरू कर देते हैं। लूप नंबर 1 दोबारा जब शुरू हुआ तो ए आई इज लेस, इफ़ ए आई लेस देन इक्वल टू परसेंटेज को चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, और अगर ट्रू नहीं, और अगर ये फॉल्स होगा तो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करेगा। तो पहले वो ए ज़ीरो को चेक करेगा कि ए ज़ीरो जो है वो 22 से छोटा है, नहीं है। फिर ए वन को चेक करेगा, ठीक है, ए वन को चेक करेगा, ए वन 22 से छोटा है, नहीं है, प्रिंट नहीं करेगा। और फिर ये इसको 10 को चेक करेगा, जब थर्ड टाइम लूप चलेगा उसमें 10 आपको 22 से छोटा है तो 22 को प्रिंट कर देगा। इसको अगर हम एक सैम्पल आउटपुट के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास इसका सैम्पल आउटपुट है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो परसेंटेज के हिसाब से निकला हुआ है, यानी कि यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय 300, यानी कि यहाँ पे उसने किया हुआ है सम डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके हिसाब से जो है वो आपका यहाँ पे आउटपुट चल रहा है और हमें जो है ना दिख रहा है कि हमारा परसेंटेजेस किस तरह निकल रही हैं। फाइन। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें गौर करने की है वो ये है कि सेम प्रोग्राम ही है, 3 ही लोगों का इनपुट हो रहा है और हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू 3 सी आउट पे दी है ब्रेक करके, एंटर मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। और प्रोग्राम वही है जो हमने पहले भी किया था, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने जो एरे की वैल्यूज़ में इनपुट है वो इंडिविजुअली नहीं लिया बल्कि लूप के ज़रिए ले लिया। हमने लूप लगाया, लूप के ज़रिए एरे की वैल्यूज़ को इनपुट भी किया और लूप के ज़रिए ही उसको चेक भी लगा के आउटपुट भी कर दिया। तो इसका कोई ख़ास वजह, बिल्कुल, एक तो हमें पता लगा कि एरे का लूप के अंदर इस्तेमाल करने से हमारी चीज़ कन्वीनियंट होती है, ऑप्टिमाइज्ड होती है। और इससे हम एक और फीचर देखना चाहते हैं। एक और फीचर क्या देखना चाहते हैं? प्री प्रोसेसर का फीचर। प्री प्रोसेसर का फीचर, प्री प्रोसेसर का फीचर क्या है? प्री प्रोसेसर हमने देखा था कि हैश इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर है, ओके। हम एक और प्री प्रोसेसर देखना चाहते हैं, हैश डिफाइन। ये लिखा हुआ लाइन नंबर 4 में, हैश डिफाइन। इसका तरीका क्या है? हमने लिखा हैश डिफाइन, उसके बाद एब्रीविएशन सीसी और उसके बाद वैल्यू 5। एब्रीविएशन कुछ भी आप दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, अहमद दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने लिखा फ्लोट ए सी सी, ये क्या होगा? जब आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन यूज़ करते हैं तो इट एक्ट्स जस्ट लाइक एन एब्रीविएशन, इट एक्ट्स जस्ट लाइक एन एब्रीविएशन। तो जब भी कंपाइलर को सीसी एब्रीविएशन मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जगह पे 5 रिप्लेस कर देगा, क्योंकि प्री प्रोसेसर है ना, तो कंपाइलेशन से पहले ही वो जहाँ जहाँ पे सीसी लिखा हुआ है सब जगह पे 5 रिप्लेस कर देगा, सब जगह पे 5 रिप्लेस कर देगा। तो आप बोलोगे सर 5 रिप्लेस हो गया तो फ़ायदा क्या है इसका? इसका फ़ायदा ये है कि अब हमें अगर ये प्रोग्राम 5 के इनपुट के लिए है, ये प्रोग्राम 5 के इनपुट के लिए है, तो अगर मैं 10 इनपुट लेना चाहता हूँ तो बजाय इसके कि मैं 1 2 3 4 5 ये 5 जगह पे 10 को रिप्लेस करूँ, मैं सिर्फ एक यहाँ पे 10 को रिप्लेस कर दूंगा और आपके पास ये तमाम के तमाम 10 कंसिडर हो जाएंगे। आपने एक जगह पे वैल्यू चेंज की, ऑटोमेटिकली वो जितनी भी जगह पे आपने हैश डिफाइन की एब्रीविएशन लिखी हुई है वो उस जगह पे जाके उस वैल्यू को अपडेट कर देगा एट द टाइम ऑफ प्री प्रोसेसिंग टाइम, ताकि जब कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा तो उसको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। तो उससे आपका काम और आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एक एक करके वैल्यूज़ को चेंज करें, ठीक है। सो दिस इज़, इसको आप ट्राई करके देखिएगा। लेट्स होप कि यू गेट द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर, ठीक है। और दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।